Assalamu alaikum. The topic which I am going to discuss with you is a short story, Sunrise on the World, which is written by Doris Lessing. First of all, we will discuss about the biography of the writer. She was born on 22nd October 1919 in Iran and died 17 November 2013 in London. बेसिकली ये एक ब्रिटिश जिम्बाब्वियन नॉवलिस्ट हैं और इनका जो बर्थ प्लेस था ना वो बेसिकली ईरान था। 1925 में जो इनकी फैमिली थी वो जिम्बाब्वे मूव कर गई और 1949 में ये लंदन चले गए जिधर इनकी डेथ हुई। लिटरेरी मूवमेंट की बात की जाए तो इन्होंने मॉडर्निज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म, फेमिनिज़म, स्पेक्टिसिज़म पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला 2007 में और शेक्सपियर प्राइज़ मिला 1982 में। इनके अगर फेमस नॉवेल्स की बात की जाए तो इन्होंने द गोल्डन नोटबुक लिखा 1962 में, द गुड टेररिस्ट 1985, द फिफ्थ चाइल्ड 1988, द ग्रास ऑफ सिंगिंग 1950। इनके ना 5 नॉवेल्स थे जिन्हें ना कलेक्टिवली नोन एज कुनेपोस आर्गोस के नाम से जिन्हें जाना जाता है, और ये इन्होंने लिखे 1979 से 1983 के दरमियान। ये इनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फेमस नॉवल थे। अब हम स्टोरी के करैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। इसका जो सबसे फर्स्ट और मेन करैक्टर है ना वो 15 ईयर्स ओल्ड बॉय है। ये एक मेन करैक्टर है स्टोरी का और प्रोटैगनिस्ट भी है स्टोरी का। ये एक डायनेमिक करैक्टर है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? ऐसा करैक्टर जो स्टोरी के स्टार्ट में कुछ हो और एंड पर कुछ हो। जब स्टोरी स्टार्ट होती है ना तो लड़का ना खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है। वो समझता है कि हर चीज़ को ना वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसके सामने ना जब एक एनिमल जिसका नाम होता है बग, उसकी डेथ होती है ना तो इसे रियलाइज़ होता है कि कुछ भी तो इसके कंट्रोल में नहीं है। वो किसी भी चीज़ को ना कंट्रोल नहीं कर सकता। वो समझता है कि हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। तो जो इसमें सेकंड करैक्टर है वो है पेरेंट्स का। ये स्टैटिक करैक्टर है, ये चेंज नहीं होते और ये पैसिव भी हैं क्योंकि इनका स्टोरी के अंदर ना कोई रोल नहीं है। जो नेक्स्ट करैक्टर है वो है बग का। ये एंटागोनिस्ट भी हो सकती है क्योंकि इसने ना इन्फ्लुएंस किया था प्रोटैगनिस्ट की लाइफ को। अब प्रोटैगनिस्ट कौन था? वो बॉय था, 15 ईयर्स ओल्ड बॉय। उसकी लाइफ को इसने इन्फ्लुएंस किया है। ये एज अ प्रॉब्लम स्टोरी में आती है और इसने ना बॉय को रियलाइज़ कराना है कि लाइफ के अंदर ना जो लाइफस्टाइल होता है ना इसे चेंज नहीं किया जा सकता। बेसिकली ना इसने ना स्टोरी के अंदर इंजर्ड होना है, इसलिए ना ये स्टोरी में आती है। तो समरी स्टार्ट करने से पहले हम लेसिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को देखते हैं। The writers I know or whose or I live I have read about have one thing is common, a stressed childhood. It didn't mean necessary and unhappy one. Children who have been forced into self-awareness early have to learn how to watch the grown-up assess them. अब इस स्टेटमेंट में वो क्या कह रही है? इस स्टेटमेंट में ना इन्होंने स्ट्रेस्ड चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट किया है। वो कह रही हैं कि हर बच्चे का जो चाइल्डहुड होता है ना वो स्ट्रेस्ड होता है और हर बच्चे को ना अपने चाइल्डहुड में स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है। और ये जो स्टेटमेंट है ना ये हमें रिफ़्लेक्ट कर रही है इस स्टोरी को जो हमने पढ़नी है ना। इसमें जो 15 ईयर्स ओल्ड बॉय है ना उसके करैक्टर को ये स्टोरी रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि उसका जो करैक्टर है ना बॉय का, जो बॉय है उसने भी अपने चाइल्डहुड में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है और ये स्टोरी ना उसी की असल में ना उसी की रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है ना वो अफ्रीका में एक प्लेस है वेल्ड, वहाँ पर टेक प्लेस कर रही है और एक थर्ड पर्सन इसे नरेट कर रहा है। जब स्टोरी शुरू होती है ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, द यूजुअल थॉट्स ऑफ टीनेजर्स आर फार फ्रॉम मेजॉरिटी। जो टीनेजर्स हैं ना वो सोचते हैं कि इनकी जो थॉट्स हैं ना वही रियलिटी हैं, जो वो सोचते हैं ना वही सच है, वही हकीकत है। तो इसमें ना राइटर ने हमें दिखाया कि अडल्टहुड में हमें अपने टीन एज में ना कैसे हार्डशिप को, प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को ना फेस करना पड़ता है। असल में ये जो स्टोरी है ना ये एक बॉय की है जिसकी एज है 15 साल।
वो ना खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है। वो सोचता है कि इनसाइड और आउटसाइड का ना वही मास्टर है। इसने अपनी एबिलिटीज़ को जांचने के लिए बड़े बड़े स्टेप्स उठाए हैं। और जो ऑथर है ना, इसने स्टोरी में ना एक नई दुनिया दिखाई है। और वो किसके थ्रू दिखाई है? वो जो 15 ईयर्स ओल्ड बॉय था उसके थ्रू ना इसने हमारे सामने पूरी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा इस स्टोरी में वो इसकी रिपीटिंग हैबिट्स को बताता है। वो वर्ड्स जो वो बार बार रिपीट करता था उसे भी बताया गया है। वो वर्ड्स कौन से थे? 4:30, इसका मतलब है 4:30 बजे। वो बार बार ना इन्हीं वर्ड्स को ना पूरी स्टोरी में रिपीट करता है। जब रात होती है ना, तो वो बच्चा अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ है और अपने माइंड में ना बार बार इन्हीं वर्ड्स को रिकॉल कर रहा है कि सुबह मैंने ना 4:30 बजे उठना है। और वो इसी को रिकॉल करते करते ना अपने अलार्म लगाता है 4:30 बजे का। तो वो सोचता है कि बिस्तर में लेटे रहना और कंबल में लेटे रहना ना सर्दियों में ये इसकी वीकनेस है। तो वो तो अपनी वीकनेस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो क्योंकि वो समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। वो कहता है कि मैं अपनी वीकनेस को ना हरा सकता हूँ बगैर किसी एफ़र्ट के, बगैर किसी कोशिश के ना। तो वो उठने के लिए ना 4:30 बजे का ना अलार्म लगा देता है हर रात। वो ऐसे ही करता है और सुबह ना वो उसी टाइम पर उठता है। और जब वो सुबह उठता है ना, फिर वो अपनी बॉडी को टच करता है और कहता है, इवन माई ब्रेन इवन दैट आई कैन कंट्रोल एवरी पार्ट ऑफ माई सेल्फ। क्या कहता है कि मैं ना खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। वो अपनी एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए कहता है कि अगर मैं जल्दी उठ सकता हूँ ना, तो मैं सारा दिन काम भी कर सकता हूँ। हालांकि वो थका हुआ होता है, लेकिन वो इस बात को एडमिट नहीं करता क्योंकि उसकी वीकनेस होती है। तो वो अपनी वीकनेस को कभी भी ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो वो ना 3 नाइट्स ना रेगुलर जागता रहता है। वो सारा दिन भी काम करता है। वो समझता है कि मैं ना अपने आप को ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरी जो एबिलिटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह ना एक दिन उसने अपनी एबिलिटीज़ को ना चेक करने के लिए ना प्लान बनाया कि वो ना शिकार के लिए जाएगा। जब वो उठता है ना 4:30 बजे, तो उस टाइम तो अंधेरा होता है। इसके पेरेंट्स जो हैं वो सो रहे होते हैं। ये अपनी गन उठाता है और ना शिकार के लिए वो कहता है कि मैं जाऊंगा। वो ना अपने घर से निकलता है और 100 यार्ड दूर ना अपने घर से चला जाता है। और ये कहाँ पहुंचता है? अब अनकल्टिवेटेड पार्ट है ना जो वर्ल्ड का, ये उसमें चला जाता है। और वहाँ पर ना जब वो शिकार करने लगता है ना, तो इसे साउंड ऑफ श्राइकिंग ऑफ एनिमल, इसे ना एक एनिमल की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो एनिमल कौन है? वो बग है। जब वो इस साउंड को सुनता है ना, तो वो भाग कर वहाँ जाता है। वो देखना चाहता है कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। वो खौफज़दा हो जाता है, पज़ल हो जाता है। ये आवाज़ ना एक पेन की होती है। वो अब जाता है वहाँ पे देखने के लिए ना, इसको पता चल जाता है कि आवाज़ ना किसकी है। एक बक है यहाँ पे ना, एक बक होती है जो बहुत ज़्यादा पेन सफ़र कर रही है। वो गिल्टी फील कर रही है। वो गिल्टी फ़ील करता है कि ना वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। और जो बच्चा है ना, वो इसे बचाने की कोशिश करता है। वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होती है। वो समझता है कि मैं पावरफुल हूँ, मैं ना इसे बचा सकता हूँ, मैं इसके लिए ना कुछ करता हूँ। तो इसकी जो बॉडी होती है ना, उस पर बहुत ज़्यादा चींटियाँ काट रही होती हैं। वो चीख रहा होता है। वो सोचता है कि मैं अगर इसे गन से शूट कर दूँगा तो इसकी पेन कम हो जाएगी। लेकिन ना अभी ये गन को चला नहीं पाता और जो बक होती है ना उसकी डेथ हो जाती है। अब जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा होपलेस फ़ील करता है। ये टाइम पीरियड ना इसके लिए बहुत मुश्किल था। ये क्योंकि ये इसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले इसने ऐसा कोई सीन देखा नहीं था अपनी लाइफ में। इसने अपने सामने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। ये जो बग की लाइफ की एंडिंग हुई है ना, कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेजिक थी। वो सोचता है कि शायद ना लाइफ जो है ना उसका यही प्रोसेस है। लाइफ अगर चलती है ना तो इसने ख़त्म भी होना, हमेशा के लिए नहीं है कुछ भी। तो जो फिर ना क्योंकि इसने उसकी पेन को देखा ना, तो इसने बहुत ज़्यादा उसे फ़ील किया। और अब इसे क्या हो रहा है, जो पेन उस बग की बॉडी में थी ना, उसी पेन को ये अपनी बॉडी में फ़ील करता है और कहता है, आई कैन नॉट स्टॉप, देयर इज़ नथिंग आई कैन डू। और वो वापस चला जाता है अपने घर की तरफ और सोचता है कि अपनी ज़िंदगी को ना रियल वे में गुजारेगा। और वो सोचता है और कहता है कि लाइफ इज़ द नेम ऑफ़ हार्डशिप, लाइफ इज़ द नेम ऑफ़ अप्स एंड डाउन। तो इसका जो मेन थीम था स्टोरी का, वो लाइफ एंड डेथ है।
ये स्टोरी हमें बताती है कि अगर किसी शख्स की बर्थ हो रही है ना तो उसकी डेथ भी होनी है, चाहे वो कोई इंसान है चाहे कोई एनिमल है, उसने मरना ही मरना है। लाइफ जो है ना वो परमानेंट नहीं होती, हमेशा के लिए नहीं होती, इसने ख़त्म होना ही होता है। तो इस एनिमल की डेथ की वजह से ना बॉय को भी रियलाइज़ होता है कि इसके ये जो खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है ना, पावर भी इसकी हमेशा के लिए नहीं होती, वो भी ख़त्म होनी ही होती है। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो हमेशा के लिए हो, हर चीज़ का एंड होना होता है। तो ये था इस सारा स्टोरी के रिलेटेड। थैंक यू।